सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अब हम अपना सिलेक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था। सो जल्दी से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सो सिलेक्शन होती क्या है कि हमने एक मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जो हमने रिक्रूटमेंट में, जो हमारे पास सारी ऑफर्स आई थी उनमें से। फर्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें होता है कि हम ऊपर ऊपर से देखकर कि ये वाली क्वालिफिकेशन जो एप्लीकेशन में मैच नहीं हो रही है उसके साथ हम उसे मैच करके अगर उसको अलग कर देते हैं। मीन्स कि हम कुछ एप्लीकेशंस को अलग कर देते हैं, कुछ एप्लीकेशंस को एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं सिलेक्शन टेस्ट। जो हमने ऊपर कैंडिडेट फिर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में सिलेक्ट कर लिए होते हैं, उनके कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला था इंटेलिजेंट टेस्ट, उनकी आईक्यू टेस्ट करने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि हम लेते हैं कि उनकी नई चीजें सीखने की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, उनके ह्यूमन बिहेवियर को चेक करने के लिए। ट्रेड टेस्ट, उनकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करने के लिए। और इंटरेस्ट टेस्ट कि उनका कौन सी जॉब में इंटरेस्ट है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद जो सारे के सारे टेस्ट पास कर लेते हैं, नेक्स्ट हम फिर बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की तरफ। मीन्स कि अब उस एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया जाता है, उसे 1 to 1 इंटरेक्शन की जाती है और जिससे हमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उसकी नॉलेज का भी पता लगता है। इसमें इंटरव्यू व्यूअर का रोल क्या होता है, उससे इंफॉर्मेशन सीख करना। और इंटरव्यूई जो इन्फो दे रहा है इंटरव्यू, उसका होता है रोल कि इंफॉर्मेशन को सेम प्रोवाइड करना। एंड नेक्स्ट हमारे हम टॉपिक आता है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड से हम स्टार्ट करेंगे। सो चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू गिव द नेम्स ऑफ 2 रेफरेंसेस। उसको कहा जाता है कि 2 रेफरेंसेस के किसी के भी नाम दो जिनको तुम जानते हो, जिससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं तुम्हारे बारे में। ये हमारे कोई भी नाम हो सकते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का नाम, या पहले हम ये जहाँ जॉब करते थे उसके मैनेजर, या किसी का भी नाम। So if the candidate qualifies for the interview, then the organization prefers to check with the references about the personal character of the candidate. उनसे जो references उसने provide की होती है उनको contact करके और उसके personal character के बारे में check किया जाता है। प्रीवियस एम्प्लॉयज, नॉन पर्सन्स, टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, ये सब हमारे कैन एक्ट एज अ रेफरेंसेस। सो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद क्या हुआ कि हमारा रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन डिसीजन। द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, जो ऊपर टेस्ट पास कर लेते हैं, इंटरव्यू भी और जो बैकग्राउंड रेफरेंस चेक हुआ था वो भी, आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन लिस्ट। फिर हमारी सिलेक्शन लिस्ट बनती है जिनमें उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। The views of the concerned manager will be generally considered in the final selection. जो कंसर्न मैनेजर मींस जिस डिपार्टमेंट के बेसिस पर वो उसको जॉब में रखा जा रहा है, जो भी जॉब में रखा जा रहा हो, उस कंसर्न मैनेजर का व्यू ही फाइनल हमारी सिलेक्शन का होगा। बिकॉज इट इज he or she who is responsible for the performance of the new employee, जो कि न्यू एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी के हिसाब से ही हमारा अगला काम चलेगा। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर सिलेक्शन लिस्ट में एक बार नाम इंक्लूड हो गया, अब होता है उस एम्प्लॉय का या कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन। बिफोर गिविंग एन अपॉइंटमेंट लेटर, कैंडिडेट सिलेक्टेड आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। सम ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट देयर ओन डॉक्टर टू डू द टेस्ट। कुछ अपने डॉक्टर्स को अपॉइंट करती हैं और कुछ हॉस्पिटल्स के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। The job offer is given to the candidate after being declared fit in the medical examination. अब उसको जॉब ऑफर मिल जाता है अगर वो मेडिकल टेस्ट भी पास कर लेता है तो। जॉब ऑफर में क्या आता है, the applicants who clear the medical test are given job offers through a letter of appointment. इस लेटर में लिखा क्या होता है, the date of joining, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जॉब, रूल्स एक्सेट्रा, उसकी सैलरी कब आना है, कब कितनी लीव ले सकता है, ये सब मेंशन होता है। द अपॉइंटी मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम फॉर रिपोर्टिंग। उसको रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए कि वो रिपोर्ट कर सके अपनी जो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिली है उसके जवाब देने के लिए उसको फिर एक रीजनेबल टाइम मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड, अब जॉब ऑफर कंपनी ने तो दे दी, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको दे दी,
द कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द ऑफर, उसको एक्सेप्ट करता है, और सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एक्सिक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। कुछ डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को देने पड़ते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर कौन? जो उसको काम दे रहा होता है। सो अटेस्टेशन फॉर्म, ये फॉर्म कौन सा होता है? दिस फॉर्म कंटेन्स सर्टेन वाइटल डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट विच आर ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम और हर। इस फॉर्म में सारी कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन होती है जो उसके द्वारा अच्छी तरह से चेक की होती है। सो अटेस्टेशन फॉर्म देना होता है कैंडिडेट को, एम्प्लॉयर को। ये था हमारा गाइस सिलेक्शन का प्रोसेस। सो अगेन हम इसको जल्दी जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें हमारा आता है कि हमने पहले मिसफिट कैंडिडेट्स को अलग करना होता है। सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें हमारे 5 तरह के टेस्ट आते हैं, जिसमें इंटेलिजेंट टेस्ट आईक्यू टेस्ट करने के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट हमारी फ्यूचर लर्निंग से हम कितना सीख सकते हैं उसके लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट ह्यूमन बिहेव को चेक करने के लिए, ट्रेड टेस्ट एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करने के लिए, इंटरेस्ट टेस्ट कि उसका कौन सी जॉब में इंटरेस्ट है उसको चेक करने के लिए। देन होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जिसे हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं और उसके बारे में पता करते हैं। सो और नेक्स्ट होता है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड, जो हमें कैंडिडेट ने अपने रेफरेंसेस दिए होते हैं उनसे कांटेक्ट करके उसके बारे में पता किया जाता है। नेक्स्ट होता है सिलेक्शन डिसीजन, जो कंसर्न्ड मैनेजर ही डिसीजन लेता है और उसका नाम फिर सिलेक्शन लिस्ट में लिखा जाता है। इसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, और अगर ये पास कर लेता है उसको दिया जाता है फिर एक जॉब ऑफर। जॉब ऑफर देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि रीजनेबल टाइम देना चाहिए कैंडिडेट को, दिया जाता है कि इतने टाइम में वो अपना रिपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। छोटा सा डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर सुटेबल कैंडिडेट, सर्च करना और उनको इंड्यूस करना वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और सिलेक्शन क्या है? प्रोसेस स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट एंड ऑफरिंग देम जॉब्स। स्टेज, ये कब आता है? इट प्रीसीड्स द स्टाफिंग फंक्शन, ये इस स्टाफिंग फंक्शन को शुरू करता है, स्टाफिंग फंक्शन से पहले प्रीसीड होता है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स वेयर रिक्रूटमेंट एंड, जब रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगी तभी तो हम सिलेक्शन कर पाएंगे। कंट्रैक्ट ऑफ सर्विस, देयर इज नो कंट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएटेड, कोई कंट्रैक्ट ऐसा नहीं होता, सिर्फ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन इन्वॉल्व्स कंट्रैक्ट ऑफ सर्विस, किसके किसके बीच? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। नेक्स्ट नेचर, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, हमने पढ़ा है, क्योंकि मोर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को इंड्यूस किया जाता है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि इसमें रिजेक्शन ज्यादा होती है देन के नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने सिलेक्ट हुए होते हैं। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ। अभी हमने रिक्रूटमेंट का पूरा टॉपिक क्लियर किया, नेक्स्ट हमने देन सिलेक्शन का किया, और हम अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बचता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग मीन्स equipping the employees with the required skills to perform the specific job, ये कि एम्प्लॉय को इक्विप करना, उसको सिखाना, उस स्किल के साथ उसको पूरा ढालना जिसके उसकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए। इट एम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इन देयर करंट जॉब, कहाँ कहाँ? एक तो करंट जॉब और एक इंटेंडेड जॉब में, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। सो ये थी हमारी ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, उसकी हर एस्पेक्ट में ग्रोथ होती है। इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेस ऑफ द एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मतलब उसकी पूरी तरह से ये नहीं है कि सिर्फ वो जो जॉब कर रहा है उसी से उसमें ही उसकी ट्रेनिंग करवा के उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, नो, पर उसको बाकी एस्पेक्ट्स की भी, बाकी डिपार्टमेंट्स के काम की सारी ट्रेनिंग देना, ये है हमारा डेवलपमेंट। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स को बढ़ाने का प्रोसेस है। ये लर्निंग एंड ग्रोथ का है कि वो आगे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, उसकी खुद की डेवलपमेंट हो रही होती है। इट इज टू अनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर, एंड इट इज टू अनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, पूरी तरह से उसकी ग्रोथ होती है। इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस एंड इट इज अ करियर, उसका खुद का करियर डेवलप हो रहा होता है, इसमें जॉब के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। Training is a short-term process and development is an ongoing and long process and it includes training also. एक ट्रेनिंग जो है डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, छोटा सा।
नेक्स्ट हमारी आती है कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती क्यों है। ये तो कई पॉइंट्स तो आपको पता भी होंगे कि क्यों जरूरत होती है। नीड फॉर ट्रेनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या बेनिफिट होता है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देकर। Reduced learning time. A trained employee takes less time in learning the job as compared to the untrained employee. अगर एक एम्प्लॉय को पहले से काम पर लाने से पहले ही उसको ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो अपना काम अच्छे से करेगा देन की अनट्रेन्ड एम्प्लॉय, और थोड़ा टाइम लेगा सीखने में, जल्दी से वो अपने जॉब में ढल जाएगा। As a result, there is less wastage of resources and higher productivity in the organization. Productivity भी बढ़ती है organization की overall. Next is better performance. The performance of the trained employee is always better than the performance of untrained employee. Untrained employee अगर काम पे सीधा आ जाएगा तो वो उससे resources की क्या कितनी wastage होगी, उसकी performance भी बिल्कुल ऐसे starting beginner वाली होगी ना, तो फिर ऐसे उसकी परफॉर्मेंस लो ही रहेगी। एज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देयर क्वालिटीज एंड कैपेसिटीज आर इम्प्रूव्ड, कि वो कैसा काम करेंगे, उनकी काम की क्वालिटी और कैपेसिटी कितना काम कर सकते हैं दोनों इम्प्रूव किया जाता है। द एम्प्लॉय गेट सेम एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द जॉब बिफोर दे आर एक्चुअली असाइंड द जॉब। उनको सेम ऑन द जॉब वाला एक्सपीरियंस मिलता है बिफोर दे एक्चुअली असाइंड द जॉब। ओके, सो दिस इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी लेवल भी उनका इंक्रीज होता है ट्रेनिंग करने से। नेक्स्ट हमारा आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन से क्या समझते हैं, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को मोल्ड करने में हेल्प करता है। अब मोल्ड कैसे करता है, सो दैट दे कैन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड किसके टुवर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाए कि हमें काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, उसके गोल को अचीव करने के लिए करना है और बेटर परफॉर्मेंस के लिए करना है। आफ्टर मोटिवेटिंग दैम दे विल बिकम रेडी टू टेक द इनिशिएटिव। अगर हमको मोटिवेट करेंगे उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, वो इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करेंगे। पहले वो डरेंगे कि नहीं ऐसा किया तो ऐसा क्या, अगर हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो भी थोड़े इनिशिएटिव लेने में improve होंगे। which results in better support and cooperation among the employees में cooperation भी बढ़ता है ऐसे मोटिवेट करने से उनको। लास्ट आता है मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। कुछ प्रोडक्शन के लिए मशीन्स बहुत हाई लेवल की होती हैं जिनमें हाई टेक्नोलॉजी यूज होती है और उनके चलाने के लिए भी हाई थिंकिंग इन्वॉल्व होती है या स्पेशलाइज्ड टेक्निक इन्वॉल्व होती है और रेडी स्टाफ अवेलेबल नहीं होता। इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। The organization hire untrained and train them with the required skill according to the organization need। organization के need के हिसाब से ही वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। So ये सारे बेनिफिट्स से जो किसको हो रहे हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हो रहे हैं। फर्स्ट इज रिड्यूस लर्निंग टाइम, कि एम्प्लॉय का लर्निंग टाइम रिड्यूस होता है, वो जॉब सीखने में कम टाइम लेता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। एटीट्यूड फॉर्मेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स और इनिशिएटिव लेते हैं। एंड मैनेजिंग मैन पावर नीड्स के अगर हमें हाई स्पेशलाइज टेक्निक है प्रोडक्शन की या किसी भी चीज की, रेडी स्टाफ अवेलेबल ना हो तो ट्रेनिंग से हम वो करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है कि जो ट्रेनिंग है उससे एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट हो रहा है। जो ट्रेनिंग उनको देते हैं, ऊपर बेनिफिट्स पड़े थे ऑर्गेनाइजेशन को, अब एम्प्लॉयज के बेटर करियर ऑप्शंस, improved skills and knowledge due to training bring better career option for employees। of course उनकी खुद की स्किल्स ही improve हो रही है ना, अर्निंग मोर, उनको ज्यादा अर्न करने में वो हेल्प करता है। फ्यूअर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, वो खुद की सेफ्टी पर भी काम कर पाते हैं इससे, फ्यूअर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। इंक्रीजेस मोराल, उनका मोटिवेशन बढ़ता है, उनकी क्षमता बढ़ती है। ट्रेनिंग इंक्रीजेज द सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, उनके मोरल को बूस्ट करता है। अब हमारे ट्रेनिंग में आते हैं दो मेथड्स, दो तरह से इनको एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, देयर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट इज ऑन द जॉब एंड सेकंड इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है कि वो काम पर ही है और उसके साथ साथ ही उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये नहीं कि पहले से वो किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या काम अभी उन्होंने लीव किया हुआ है फिर जा रहे हैं, नो। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग,
when the employees are trained while they are performing the job, जब वो काम भी कर रहे होते हैं, then it is known as on the job training. अंडर दिस द एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग, उनको ये नहीं है कि थ्योरी से सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है, उनको काम करके ही सिखाया जाता है. दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स एंड एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इज एम्प्लॉयज कैन लर्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग ऑन द जॉब. टेक्निकल जॉब जैसे कोई भी, हम माइक्रोसॉफ्ट, सपोज माइक्रोसॉफ्ट ही हम चलाना सीख रहे हैं, उसको फिर अलग बिठाकर नहीं ट्रेनिंग दी जाएगी कि अलग उसको जॉब से छोड़कर कहीं और ले जाते हैं. और नो, अगर उनको हम ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करते समय ट्रेनिंग देंगे तो वो काम भी एक्चुअल सीखेंगे कि प्रैक्टिकल काम हमें करना कैसे है. द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज दैट इट रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. इससे रिसोर्सेज की काफी वेस्टेज होती है. वो सीखते सीखते एम्प्लॉयज गलतियां तो करेंगे ही, तो उससे हमारी क्या होगी, वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की. ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है. अब हम पढ़ेंगे कि जो पॉपुलर मेथड्स हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं. फर्स्ट हमारा आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग. द वर्कर्स सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब्स आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम विच इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. अभी होता क्या है, इसमें क्या होता है, पहले मास्टर वर्कर परफॉर्म्स द जॉब. पहले तो जो मास्टर वर्कर होता है ना, जिसको सब काम आता है, जो उनको सिखा रहा होता है, सो वो पहले जॉब को परफॉर्म करता है. जो ट्रेनिंग होता है वो उसको सिर्फ ऑब्जर्व करता है और खुद काम परफॉर्म नहीं कर रहा होता है. जब जब ट्रेनिंग जब जब ट्रेनी अपना सीखता जाता है काम, द लर्नर लर्न्स ऑल द न्यू स्किल्स, देन स्लोली ही स्टार्ट्स टेकिंग अप जॉब स्टेप बाय स्टेप. एक एक स्टेप करके देन जो मास्टर वर्कर है वो अपना काम ट्रेनी को देता रहता है, एंड द मास्टर वर्कर बिकम्स द ऑब्जर्वर. इसमें क्या होता है कि मास्टर वर्कर पहले जॉब परफॉर्म करता है और सिर्फ ट्रेनी जो उसको ऑब्जर्व करता है उसे सीखता है. देन जब वो थोड़ा थोड़ा काम सीखने लगता है तो स्टेप बाय स्टेप वो क्या करता है कि जॉब को अपने हाथ में लेना शुरू कर देता है, खुद करना परफॉर्म कर देता है. और देन मास्टर वर्कर बिकम्स ऑब्जर्वर, कि वो उसको ऑब्जर्व करता है कि वो काम कैसे कर रहा है और उसको ठीक करता है. ये किन किन लोगों के लिए सूटेबल होती है, जो स्किल्ड ट्रेड्स में एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर्स, जिन्होंने अपने हाथ से कुछ काम करना होता है. ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम उनके लिए अच्छा रहता है. नेक्स्ट हमारा जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड रहता है वो होता है इंटर्नशिप. इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर, where professional institutes send their students to various companies so they can practice their theoretical knowledge acquired by them through professional institutes. ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्योंकि आजकल इंटर्नशिप बहुत फेमस हो रही है. कि जब हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज स्कूल में या कॉलेजेस में सीखते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में सीखते हैं, वो किसके साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ टाई अप करते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को वहां सेंड करते हैं, और जो थ्योरेटिकल नॉलेज स्टूडेंट्स में पढ़ी होती है वो उसको प्रैक्टिकली वहां पर करके देखते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं. Under this training program, the organization gets people with the fresh ideas and the latest knowledge, and the companies have to pay a very less amount of salary. वो उसको उनको सिर्फ बहुत थोड़ी सी अमाउंट में सैलरी पे करते हैं, लाइक 3,000 5,000. ये वेरी करती है अकॉर्डिंगली कि आप किस चीज के लिए इंटर्नशिप ले रहे हो. ज्यादा भी होती है 10,000 और 20K. इसको कहा क्या जाता है, स्टाइपेंड कहा जाता है. जो हमें इंटर्नशिप के लिए थोड़ी सी सैलरी मिलती है उसको कहा जाता है स्टाइपेंड. ऑन द अदर हैंड, ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या होता है, फ्रेश टैलेंट मिलता है, और स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू प्रैक्टिस इन अ रियल वर्क सिचुएशन में उनको प्रैक्टिस करने का चांस मिलता है. इन शॉर्ट वी कैन से अंडर इंटर्नशिप क्लासरूम सेशंस आर बेक्ड विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. जो इंटर्नशिप के क्लासरूम सेशन होते हैं वो बेक्ड होते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग ट्रेनिंग के साथ. नाइस एंड इंटरेस्टिंग लाइन. बेक्ड होते हैं मीन्स कि भरे होते हैं, कि इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, जो हमने किया है उस जो सामान इकट्ठा किया है उसको बेक करना. लास्ट आता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. It is a process of receiving and welcoming an employee when he first joins the company and give him basic information. ये हमने अभी ऊपर orientation पढ़ा है ना, ये उसका वही है थोड़ा, कि हमें वेलकम करना है न्यू एम्प्लॉय को, और उसको हमें गाइड करवाना है किसके साथ, बेसिक नॉलेज और एग्जिस्टिंग रूल्स के साथ गाइड करवाना है.
He needs to settle down quickly and happily to start work. उसको settle करना होता है work start करने के लिए. The purpose of this training program is to make the new employee feel at home and develop a feeling of belongingness. ये क्यों किया जाता है? ताकि वो feel at home. इसका मतलब है कि वो ऐसा ना कोई कहाँ अलग environment में आ गया, ऐसा ना उसको लगे कि होम फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, उसको ऐसा लगे और वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ काम कर पाए. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम आर. इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं हमारे इंडक्शन प्रोग्राम के? टू हेल्प द न्यू कमर ओवरकम शाइनेस एंड नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए, टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, टू इंश्योर दैट द न्यू कमर डू नॉट फॉर्म एनी नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन और जॉब, और किसी भी एम्प्लॉय की तरफ वो नेगेटिव एटीट्यूड ना डेवलप कर पाए. सो ऑन द जॉब मेथड के 3 हमारे पॉपुलर टेक्निक्स है. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जिसमें मास्टर वर्कर होता है, वो उसको ऑब्जर्व करता है ट्रेनिंग को काम सीखने के बाद. नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप, जो हम कंपनीज में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली लर्न करते हैं. इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जिसमें आता है हमारा कि हम न्यू कमर और या न्यू एम्प्लॉय होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी एम्प्लॉयज और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ. नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन. जहां वो काम कर रहे हैं उनसे उनको अलग लेकर जाना, which means employees are given a break from the job and sent for training. उसको जो जॉब वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके लिए उनको ब्रेक दी जाती है, वहां उनकी लीव लिख दी जाती है और उनको अलग जगह पर सेंड किया जाता है ट्रेनिंग के लिए. This method of training is more suitable for managerial job position such as conferences or seminars are to be held to train the managers. हमने कई बार देख सुना है भी होगा कि कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स लगाए जाते हैं ट्रेनिंग्स के लिए. सो ये तो अलग जाकर ही होगा ना, उनको काम करते वक्त हम कैसे ये सेमिनार्स वगैरह दे सकते हैं. सो कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग अंडर द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ये इसमें बहुत ही एक फेमस है मेथड है, ये बहुत ही एक ही है हमारे सिलेबस में फिलहाल तो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो वेस्टिब्यूल स्कूल क्या है? वेस्टिब्यूल स्कूल विच मीन्स अ डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें होता क्या है? व्हेन एक्सपीरियंस एंड डेलिकेट मशीनरी इज इन्वॉल्व्ड. जब बहुत ही एक्सपेंसिव मशीनरी होती है और जो बहुत स्पेसिफाइड है यूज करने के लिए. सो एम्प्लॉयज अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ताकि उनकी मशीनरी के साथ या एम्प्लॉय को हार्म ना हो. द डमी मॉडल ऑफ द मशीनरी इज प्रिपेयर्ड. उसी मशीनरी का डमी मॉडल बनाया जाता है और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको वो दिया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए. एंड एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑन द डमी मॉडल्स. Sometimes the accountants who have to make entries in the inventory registers और कैश रजिस्टर्स आर फर्स्ट सप्लाइड विद डुप्लीकेट रजिस्टर. डुप्लीकेट रजिस्टर दिए जाते हैं सेम कॉलम्स के साथ, ओरिजिनल नहीं दिया जाता. एंड देन दे आर हैंडेड ओवर द ओरिजिनल रजिस्टर्स जब वो अच्छी तरह से काम करना सीख जाते हैं. सो वेस्टिब्यूल स्कूल इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग विच मेक्स द यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब मेथड. ऑन द जॉब मेथड का ही यूज करते हैं कि हम पहले डुप्लीकेट मशीनरी पर काम करना सीखते हैं, देन हम अपनी ओरिजिनल मशीनरी पर काम करना स्टार्ट करते हैं, जिससे रिसोर्सेज की भी वेस्टेज नहीं होती है और हमारे एम्प्लॉयज को भी कोई हार्म नहीं होता है. सो दैट वाज इट फॉर द स्टाफिंग चैप्टर. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर और वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय.